हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक, और विभिन्न श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। ठीक, देखिए आज आप पढ़ेंगे फ्रैंक तथा हर्ट्ज का प्रयोग। देखो थोड़ा इसको जानने से पहले जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो आपको हमने बताया है कि हाइड्रोजन परमाणु की ये पहली कक्षा होती है n बराबर 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन। ये आपका है n बराबर 2, इसमें एक निश्चित ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसमें 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये n बराबर क्या है 3। इसमें माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये n बराबर क्या है 4। इसी तरह से एनर्जी लेवल होते हैं, इसके ऊर्जा स्तर होते हैं। आप देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु को बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाए तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो आप समझिए जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक, और इससे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है या फोटानों के रूप में ऊर्जा मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर किसी उच्च कक्षा में जाना चाहेगा, लेकिन उच्च कक्षा में ऐसे नहीं चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर इस कक्षा में कब जा पाएगा, इसमें कब जा पाएगा। तो आप ध्यान देंगे इन दोनों स्तरों के अंतर के बराबर जब इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये इस कक्षा में जाएगा। ठीक, जैसे कोई ऐसा फोटॉन हो जो यहाँ के अंतराल के बराबर ऊर्जा इसको दे दे और ये पहले और दूसरी कक्षा का अंतराल होता है कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन। जब हमारे इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी में जाएगा। अगर इससे कम मिलेगी तो कहीं नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऊर्जा लेकर ऐसे नहीं ऊपर जाएगा। अच्छा, इस वाली कक्षा में कब जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो जब इनके अंतर के बराबर इसको ऊर्जा मिलेगी, है ना, और इनका अंतर करें तो इसके लिए इसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी 12.09 इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन को 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन पहली से तीसरी में जाएगा। इसका मतलब अन्य ऊर्जा के अगर इलेक्ट्रॉन फोटॉन आते हैं या अन्य ऊर्जा की मात्रा आती है तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेगा। ठीक, किसी उच्च स्तर में जाने के लिए, मूल अवस्था से किसी उच्च स्तर में जाने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए उन दोनों के स्तरों के अंतराल के बराबर। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन परमाणु के एनर्जी लेवल निश्चित होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के एनर्जी लेवल जो है विविक्त होते हैं। तो इसी बात की पुष्टि करने के लिए फ्रैंक और हर्ट्ज ने प्रयोग किया है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने प्रयोग में दर्शाया है कि परमाणु में जो एनर्जी लेवल होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है, वो विविक्त होते हैं, बिल्कुल पृथक्कृत होते हैं, एक दूसरे से सुस्पष्ट होते हैं, ठीक है, अद्वितीय होते हैं। मतलब कोई भी दो ऊर्जा स्तर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो इसी को इन्होंने इस प्रयोग में दर्शाया है कि विविक्त हैं, सुस्पष्ट हैं, अद्वितीय होते हैं, सबकी ऊर्जा निश्चित होती है, ये चीजें बताई गई। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, एक कक्ष और इसमें पारे की वास भरी है। ठीक, प्रयोग पारे पर हुआ है, पारे की वास भरी और इसमें वास भरकर इन्होंने इस कक्ष से विभिन्न गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को या विभिन्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को गुजारा है। ठीक, मतलब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजे जाते थे, उधर से निर्गत होते थे, मतलब विभिन्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश कराया है और हर बार में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का इधर मापन होता था। ठीक, और कुछ इन्होंने प्रेक्षण प्राप्त किए, वही प्रेक्षण आपको यहाँ पर जानने हैं। पारे की वास भरी है, विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजे जाएंगे और उधर निकलने वाले प्रत्येक स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को मापा जाएगा, फिर प्रेक्षण प्राप्त किए गए। ठीक, हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं उनकी ऊर्जा E है और जो इलेक्ट्रॉन इस कक्ष से निर्गत हो रहे हैं उनकी ऊर्जा क्या है E डैश है। ठीक, कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा E है और कक्ष से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है E डैश है। आप देखते हैं E के विभिन्न मान रखते हैं और E डैश के मान का मापन करते हैं। तो पहला इन्होंने पाया कि जब E का मान प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, ठीक,
0 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। जब कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 0 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, तो कक्ष से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, जिस ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन इसमें भेजते थे उसी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाता था। ठीक, जैसे मान लो हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ऐसे ऊर्जाओं के भेजे, मतलब इनके उनके बीच में ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉनों को भेजा, तो प्रत्येक स्थिति में हमें उतनी ऊर्जा का ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो बारे का परमाणु है, देखो वाष्प है तो ये परमाणु अवस्था में है, तो बारे का परमाणु जो है ये 0 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की किसी भी ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, अवशोषण नहीं करता है, याद रखिए। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब पारे के परमाणु 0 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की किसी भी ऊर्जा की मात्रा का अवशोषित नहीं करते हैं, इसीलिए जो भी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करते हैं वही ऊर्जा के अपना निकल जाते हैं। फिर दूसरी बात में हमने क्या किया कि प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी। तो मालूम क्या होगा, तो ई डैश का मान या तो उतना ही मिल गया जितने का इलेक्ट्रॉन भेजा है, या फिर 0 हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणुओं से टकराए नहीं, वो तो जितनी ऊर्जा के भेजे थे उतने तक निकल गए जाके 4.86 से लेकर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणुओं से टकरा गए उनकी ऊर्जा का पारे के परमाणु ने अवशोषण कर लिया। यही वजह थी कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुछ की ऊर्जा 0 थी। इसका मतलब ये हुआ कि पारे का परमाणु इस एनर्जी का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, इस पहली ऊर्जा का अवशोषण करता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु को पहली ऊर्जा कब मिलेगी, जब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसको मिलेगी, तब ये पहली से दूसरी में जाएगा। और हमने बताया कि बीच की अवस्था है, ये उत्तेजित अवस्था होती है। ठीक है, और जो पहली अवस्था है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऊर्जा नहीं, वो मूल अवस्था है, और अनंत कक्षा में चला जाए तो वो आयनिक अवस्था है। तो पारे के परमाणु ने पहली ये ऊर्जा का अवशोषण किया। ठीक, फिर आगे हमने और ऊर्जा बढ़ाई। दूसरा क्या किया, तीसरे पार्ट में कि के मान को 4.86 से ज्यादा रखा, लेकिन 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखा। मतलब वो कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.86 और 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जब बीच रखी गई, तो मालूम क्या हुआ, ई डैश के मान क्या क्या प्राप्त हुए, तो वही मान प्राप्त हुआ ई, और या तो फिर ई से कितना घट रहा था 4.86। मतलब अगर इनके बीच की ऊर्जा ले जाते हैं तो या तो उतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निर्गत हो जाते हैं, या फिर जो ऊर्जा बीच की थी उसमें से 4.86 कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ये पारे का परमाणु का अवशोषण कर लेता है। इसका मतलब इनके बीच की ऊर्जाओं का अवशोषण नहीं करेगा, लेकिन इनके बीच में से इतनी ऊर्जा का कर सकता है। ठीक, अन्य किसी ऊर्जा की निश्चित मात्रा का नहीं करेगा। फिर आगे हमने ई का मान बढ़ा के कर दिया 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हुआ, तो यार ई डैश का मान या तो वही ऊर्जा मिली, मतलब जितने का भेजा उतने का मिल गया। अब आप समझ सकते हैं जितने का भेजा उतने का मिलने का अर्थ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से नहीं टकराएंगे उनकी ऊर्जा का अवशोषण नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.8 से कम हुई, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 400, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणुओं को इतनी ऊर्जा दिए कि वो पहली उत्तेजित अवस्था प्राप्त कर सके, मतलब इतनी का ही अवशोषण कर सके, लेकिन कुछ की ऊर्जा 0 हो गई। इसका मतलब पारे का परमाणु इस ऊर्जा का ही क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक, याद रखिए। फिर आगे और प्रयोग को बढ़ाया गया कि ई का मान अब इन्होंने बढ़ाया 6.67 eV से 8.84 eV किया। मतलब कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इसके बीच में रखी गई। तो कक्ष से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या तो ई थी, या फिर इसे 4.86 घट गई, या फिर इसे कितना घट गई 6.6 से, क्योंकि जब इससे आगे बढ़ेंगे तो ये दो ऊर्जाएं अवशोषित हो सकती हैं। ठीक, और या तो ई की मिलती है,
इसका मतलब पारे का परमाणु इनके बीच का अवशोषण नहीं करता है, लेकिन इनके बीच में से जो ऊर्जाएं उसकी अवशोषित मात्राएं हैं पहली दूसरी, उनका अवशोषण कर सकता है। ठीक, फिर आते हैं अगले पे कि फिर इन्होंने ई का मान बढ़ा के 8.84 कर दिया। तो फिर से वही बात आई कि ई डैश का मान क्या क्या मिला हमें, या तो ई मिला जो नहीं टकराए पारे के परमाणु से उनकी ई, या तो ई से 4.86 घट रहा था, मतलब इतने का अवशोषण हो जाता था, या फिर ई से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अवशोषित हो जाती थी, और या फिर 0 हो जाता था। इसका मतलब पारे का परमाणु इस एनर्जी का भी क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक, अगला और आगे बढ़ाया गया जब इनका मान 8.84 और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रखा गया, तो ई डैश की क्या बात की, देखो पहला ई डैश का मान तो ई था, मतलब उतनी ही निकल जाती है जितने का भेजते हैं, मतलब जो टकराए नहीं उनकी उतनी ही नहीं, लेकिन जो टकराए तो कुछ की 4.86 घट गई, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों की इतनी ऊर्जा का ही अवशोषण हुआ पारे के परमाणु ने किया, कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 6.67 घट गई, या कुछ की ऊर्जा 8.84 नहीं घट गई, है ना, क्योंकि ये अवशोषित मात्राएं हैं, ये घट जाती है या फिर उतनी ही रहती है। ठीक, तो इतने का अवशोषण, क्योंकि ये अवशोषित मात्राएं हैं तो इतने का अवशोषण हो सकता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ई का मान 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा, जैसे ही कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो उस समय पूरी कंडीशन ही बदल गई। उस समय इन्होंने जैसे कक्ष में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराया, लेकिन जब कक्ष से वो इलेक्ट्रॉन निकले तो ज्यादा निकल रहे थे, मतलब कक्ष से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो गई। क्या ऐसा कारण हो सकता है कि कक्ष से प्रवेश, जितने हम प्रवेश कराए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इस एनर्जी से पारे के परमाणु आयनित हो जाते हैं, और जब पारे का परमाणु या कोई परमाणु आयनित हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब पारे का परमाणु आयनित हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो वो भी साथ में बाहर निकल आया, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस ऊर्जा से पारे का परमाणु आयनित हो जाता है, तभी कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और कक्ष से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये ज्यादा हो गई, उधर कम रही, क्योंकि इतनी ऊर्जा से ये परमाणु आयनित हो गए। तो ये पारे के परमाणु की आयनन ऊर्जा भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन इस ऊर्जा से क्या हुआ होगा, तो पहली अवशोषित ऊर्जा ये है, इस ऊर्जा से पारे का इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला गया होगा, या इस ऊर्जा से पारे का परमाणु द्वितीय उत्तेजित अवस्था प्राप्त कर रहा होगा, इससे तृतीय उत्तेजित अवस्था प्राप्त करता होगा, लेकिन इतनी एनर्जी से वो क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। तो ये आयनित हो जाता है। तो हमने देखा इस प्रयोग में कि पारे का परमाणु ऊर्जा की कुछ निश्चित मात्राओं का ही अवशोषण करता है, जैसे 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और एक और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने का ही अवशोषण करता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पारे के परमाणुओं में ऊर्जा स्तरों में विविध होते हैं। ठीक, विविध होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, कोई दो ऊर्जा स्तर बिल्कुल पृथक्कृत होते हैं। फिर यही प्रयोग जैसे सोडियम पर किया गया, सोडियम की वाष्प भर किया गया, या अन्य किसी तत्व पर किया गया, तो ये मिला कि कोई भी दो तत्व जो हैं वो ऊर्जा की समान मात्राओं को ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब कोई भी दो परमाणु अगर हमने कंपेयर कराया तो वो समान मात्राएं नहीं ग्रहण करता है। इससे प्रूफ होता है कि परमाणुओं में ऊर्जा स्तर विविध और स्पष्ट तो होते ही हैं, साथ में अद्वितीय होते हैं। मतलब हर परमाणु के ऊर्जा स्तर जो है बिल्कुल पृथक्कृत होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अलग अलग होती है। सुस्पष्ट, अद्वितीय, विविध। अद्वितीय का मतलब जैसे इस पारे के परमाणु के ऊर्जा स्तरों जैसे अन्य किसी के ऊर्जा स्तर नहीं, ऐसे हाइड्रोजन के अपने, सोडियम के अपने, या अन्य तत्वों के अपने अनुसार ऊर्जा स्तर है। ठीक, तो इस प्रयोग से परमाणु में विविध ऊर्जा स्तरों की पुष्टि होती है।
और यहीं से आपको कुछ परिभाषाएं भी आपको कराएंगे क्लास में, जैसे मूल अवस्था क्या थी, उत्तेजित अवस्थाएं क्या हैं, आयनित अवस्था क्या है, उत्तेजन ऊर्जाएं क्या हैं, ठीक, आयनित ऊर्जा क्या है, आयनन विभव क्या है, ये सब डेफिनेशन आप क्लास में करेंगे।